उत्तम कुमार स्वागत करता हूं अपने चैनल स्प्राउट्स एजुकेशन में। आई होप आप सब सही होंगे। और जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में इंस्टीट्यूट का दौर पार्ट फर्स्ट बनाया था, सो मैं आज उसका सेकंड पार्ट लेके आया हूं, जिसमें से कि हम बेसिकली पढ़ने वाले हैं गुटनिरपेक्ष आंदोलन कहते किसे हैं, एंड सेकेंड और गुटनिरपेक्ष के उद्देश्य क्या है, एंड गुटनिरपेक्षता की प्रासंगिकता, गुटनिरपेक्ष की कमियां और आलोचना, तटस्थता और पृथकतावाद क्या होता है, NIEO जैसे मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया कि मेन हमें गुटनिरपेक्ष आंदोलन के बारे में पढ़ना है, और NIEO नई अंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था जो कि 1972 में लागू किया गया था, इसको विस्तार से हम पढ़ेंगे। और लास्ट में पढ़ेंगे कि परमाणु प्रतिबंध संधियां कौन कौन सी की गई थी और उसका नाम क्या था। सो हम स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। सो आपका सपोर्ट चाहिए, बस लगे रहिए। गुटनिरपेक्ष आंदोलन नाम नॉन अलाइंड मूवमेंट किसे कहते हैं, तो जैसा कि आपको पता है कि द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात जो विश्व था वो दो ध्रुव में बंट चुका था, एक पूंजीवादी गुट, एक साम्यवादी गुट। ऐसे में जो 9 स्वतंत्र राष्ट्र थे, लातिनी अमेरिका एग्जांपल ले लेते हैं, लातिनी अमेरिका था, अफ्रीका के देश थे और अपने कुछ एशिया के देश थे। तो उसमें क्या हुआ, 9 स्वतंत्र राष्ट्र का दर्जा उन्हें मिला था। तो 9 स्वतंत्र राष्ट्र उस समय नए आजाद हुए थे वो। तो ऐसे में क्या हुआ कि उनको फिर से गुलाम होने का उनको आशंका पैदा हो गया कि भाई अभी नए नए आजाद हुए हैं, फिर से दो पूंजीवादी गुट है, एक साम्यवादी गुट है, अब पूंजीवादी गुट में जाओ, दो साम्यवादी गुट में जाओ। तो वैसे में उन्होंने क्या किया, 1956 में, याद रखना डेट पूछता है, 1956 में। सो एवरीवन, तो मैं बता रहा था कि जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन की नींव रखी गई थी उसमें मेन 3 नेता का नाम आता है। तो मैं यहाँ पे लिख के बताता हूँ, आप लोग गौर कीजिएगा। एक भारत के थे जो कि जवाहरलाल नेहरू थे, जवाहरलाल नेहरू था। एक मिस्र से थे जिसे इजिप्ट कहते हैं, मिस्र से थे आपके अब्दुल नासिर, एंड लास्ट थे यूगोस्लाविया से थे जोसेफ ब्रॉन्ज टीटो। जोसेफ, इन सबका नाम थोड़ा वैसा है, जोसेफ ब्रॉन्ज टीटो। तो इन प्रमुख 3 नेता ने क्या किया, 1956 में एक सफल बैठक की। उसमें से क्या हुआ, इसकी नींव जो थी, सफल बैठक की जो नींव थी गुटनिरपेक्ष आंदोलन की, वो 1955 ईस्वी में ही पड़ चुकी थी, जिसे बार्डून सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। सम्मेलन भी इसे। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है गुटनिरपेक्षता के उद्देश्य। तो हम इसमें बेसिकली पढ़ेंगे कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन क्यों चलाया गया, उसको बनाने की आखिरकार जरूरत क्या पड़ी, उसके उद्देश्य क्या थे, बनने के बाद किसी उद्देश्य से बना होगा, किसी पर्पस होगा उसको बनाने के पीछे। तो यही हम देखेंगे। इसमें कुछ पॉइंट मैंने लिखा है, तो प्लीज़ इसको देखिए, उसके मैं आपको बताता हूँ, समझाता हूँ। साम्राज्यवाद एवं उपनिवेशवाद का विरोध। साम्राज्यवाद एवं उपनिवेशवाद, आपको पता होगा उपनिवेशवाद जैसे कि ब्रिटिश शासन ने भारत को गुलाम बना रखा था, गुलाम को एक तरह से उपनिवेशवाद कहते हैं। साम्राज्यवाद जहाँ पे राजा महाराजा का ज़्यादा शासन हो, साम्राज्य चलता जाता है, उसी को साम्राज्यवाद कहते हैं। सेकेंड पॉइंट है हमारा नस्लीय भेदभाव एवं रंग भेद का अंत। इसका पॉइंट समझिए। इसका मतलब ये है, जैसे जाति व्यवस्था पे किसी से भेदभाव करते हैं, रंग भेद के, कोई काला है गोरा है, साउथ अफ्रीका में चलता था, तो आपने सुना होगा नेल्सन मंडेला ने अभियान चलाया था, तब जाके वहाँ पे कुछ हालात सुधरे थे। तो यही है, रंग भेद का अंत करने के पर्पज से बनाया गया था गुटनिरपेक्षता, नस्लीय भेदभाव को खत्म करने के लिए। और हमारा तीसरा पॉइंट देखते हैं, पर्यावरण संरक्षण में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग या विश्व सहयोग। यह मैं एक पॉइंट लिखता हूँ, विश्व सहयोग। पर्यावरण संरक्षण मतलब क्या होता है, पर्यावरण है हमारा इन्वायरमेंट है, उसके बचाव के लिए, उसके संरक्षण के लिए विश्व सहयोग करता है, विश्व सहयोग में हमारा मदद करता है गुटनिरपेक्ष आंदोलन के, ये भी एक उद्देश्य है। चौथा हमारा है NIEO की स्थापना। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि NIEO नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था, जो कि हम आगे इसके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे, आखिरकार ये था क्या था, कब आया और क्यों लाया गया।
इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो NIEO की स्थापना के पर्पज से भी गुट निरपेक्षता के उद्देश्य ये भी थे। और 5वां पॉइंट है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को प्रोत्साहन, यानी कि जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पूरा विश्व में शांति और सुरक्षा के लिए प्रोत्साहन करता है गुट निरपेक्ष। इसका एक उद्देश्य ये भी था कि पूरे विश्व भर में शांति और सुरक्षा कायम करना। इतना क्लियर है। एंड लास्ट पॉइंट है हमारा मानव अधिकार को लागू करना, यानी कि जो भी मानव के नीड्स हैं, मानव की जो भी उपलब्धियां हैं, उन्हें जो मिलना चाहिए, मानव के जो अधिकार हैं उसका लागू करवाता है गुट निरपेक्ष। लागू क्या करवाएगा, एक तरह से गुट निरपेक्ष के ये उद्देश्य हैं कि जहां मानव अधिकार का हनन हो रहा है उस पर काम करेगा। तो मानव अधिकारों को तो हमारा चैप्टर का नाम है सतयुग का दौर। तो उसमें सेकंड पॉइंट है गुट निरपेक्ष में ही कि गुट निरपेक्ष की प्रासंगिकता है, गुट निरपेक्षता की प्रासंगिकता। तो आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि प्रासंगिकता का अर्थ क्या होता है। गुट निरपेक्ष तो मतलब आप समझ चुके हैं कि भाई अपना उनको तीसरा विकल्प मिल गया, ना ही वो पूंजीवादी गुट में शामिल हो ना ही वो साम्यवादी गुट में शामिल, उनको तीसरा विकल्प मिल गया कि वो अपना स्वतंत्र रह सकते हैं गुट निरपेक्ष आंदोलन में शामिल होकर। तो गुट निरपेक्ष का मतलब आप समझ गए कि प्रासंगिकता का अर्थ क्या होता है, आपके मन में सवाल आ रहा होगा। तो प्रासंगिकता का अर्थ आपको बता दो, प्रासंगिकता का शाब्दिक अर्थ होता है उपयोगी, यानी कि गुट निरपेक्ष का उपयोग अभी आजकल है क्या। आखिरकार कोई भी वस्तु है उसका उपयोग है तभी लोग उससे जुड़ना चाहते हैं, उसको खरीदना चाहते हैं। तो यही बात इसमें भी है कि अगर देश है उसको अगर उपयोगी लगा गुट निरपेक्षता तभी तो उसमें जाके वो जुड़े। तो यही बात है प्रासंगिकता का अर्थ, बस इतना आप याद रखिए कि इसका अर्थ होता है उपयोगी। तो मैंने इसमें कुछ पॉइंट लिखा है कि गुट निरपेक्ष आखिरकार इतना उपयोगी है क्यों। तो गुट निरपेक्षता ने गरीब या छोटे देशों को यह भी सिखाया गया है कि आप स्वतंत्र हैं, आप पर कोई भी बड़ी महाशक्ति आपको मोहरे की तरह इस्तेमाल नहीं कर सकती है। यदि हम मिलकर रहें तो अमेरिका जैसी महाशक्ति को भी उनकी बात सुननी पड़ेगी। अब बात समझिए कि गुट निरपेक्षता ने गरीब और छोटे देशों को क्या सिखाया है। उसने यह सिखाया है कि आप भी स्वतंत्र राष्ट्र हैं, एक स्वतंत्र राष्ट्र हैं, आप पर कोई भी बड़ी महाशक्ति दबाव नहीं बना सकती, आपको मोहरे की तरह इस्तेमाल नहीं कर सकती। अगर आप गुट निरपेक्ष में शामिल हैं, गुट निरपेक्ष में साथ मिलकर रहते हैं तो अमेरिका जैसी महाशक्ति पर भी लगाम कसा जा सकता है, वो भी हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते हैं। तो ये था इसका अर्थ। तो सेकेंड पॉइंट देखते हैं, गुट निरपेक्ष राष्ट्र अल्प विकसित और विकासशील राष्ट्र है। ये आप सबको पता है कि 1945 में जब द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ था तो दो खेमे में बट गया था विश्व, पूंजीवादी गुट एवं साम्यवादी गुट। तो ऐसे उस समय बहुत सारे 9 स्वतंत्र राष्ट्र उदय हुआ था, मतलब बहुत सारे राष्ट्र गुलामी से आज़ाद हुए थे, बहुत सारे राष्ट्र आज़ाद हुए थे। तो उस समय क्या हुआ था कि बहुत सारे जो राष्ट्र जो आज़ाद हुए तो या फिर तो वे अल्प विकसित थे या फिर वो विकासशील के स्तर पे थे। तो अधिकतर राष्ट्र अल्प विकसित थे लेकिन धीरे धीरे विकासशील के मार्ग पे पहुंचे। तो वही लिखा है गुट निरपेक्ष में जितने भी राष्ट्र हैं वो अल्प विकसित हैं या फिर विकासशील हैं या फिर अल्प विकसित हैं। तो इन देशों में तीसरा पॉइंट है कि इन देशों में अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद एक बहुत बड़ी चुनौती है। जैसा कि आपको पता है कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, अफ्रीका के कितने सारे देश हैं, ये सब 9 स्वतंत्र राष्ट्र थे उस समय। और उस समय इन राष्ट्र में एक सबसे बड़ी चुनौती जो थी वो थी आतंकवाद, टेररिस्ट का सबसे बड़ा मुद्दा वहाँ पे था, सबसे बड़ी चुनौती थी उन राष्ट्रों के लिए कि इनसे निपटारा कैसे किया जाए। तो इसलिए भी उपयोगी कि साथ मिलकर रहेंगे, साथ मिलकर रहते हैं तो आतंकवाद से निपटारा कोई बड़ी बात नहीं है। एंड लास्ट पॉइंट देखते हैं, निरस्त्रीकरण, मानवाधिकार, पर्यावरण जैसे मुद्दे आज भी इतने ही महत्वपूर्ण हैं जितने गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना के समय थी। आपके मन में आ रहा होगा भाई कि जब ये सब चीज़ ठीक हो गया तो अब इसको ख़त्म कर देना चाहिए था, लेकिन कुछ कुछ बातें अभी भी ऐसी है जैसे कि निरस्त्रीकरण है, मानवाधिकार है, पर्यावरण जैसे मुद्दे हैं, वो आज भी इतने ही महत्वपूर्ण हैं जितने कि गुट निरपेक्ष की स्थापना हुई थी उस समय थे। इसलिए अभी भी इसकी उपयोग इतने ही हैं जितना उस समय जब बना था गुट निरपेक्ष। तो हमारा जो तीसरा पॉइंट है गुट निरपेक्ष में वो है गुट निरपेक्ष की कमियां एवं आलोचना क्या है। कोई भी संगठन हो, बेसिकली हमें पता है हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। अगर किसी चीज़ में सकारात्मक पहलू है तो उसके नकारात्मक पहलू भी जरूर होते हैं। तो वैसे ही गुट निरपेक्ष की कमियाँ एवं आलोचना क्या क्या था वो हम इस पॉइंट में पढ़ने वाले हैं। तो हम एक एक करके एक एक पॉइंट देखते हैं और समझते हैं। तो मैं आपके सामने पढ़ता हूँ कि गुट निरपेक्ष देशों ने आपसी झगड़ों और युद्ध ने गुट निरपेक्ष आंदोलन की प्रतिष्ठा को क्षति पहुंचाई है। समझिए, गुट निरपेक्ष देशों में क्या हुआ, जितने भी उसके सदस्य देश है ना उनमें आपसी जो है ना झगड़े और युद्ध ने जो गुट निरपेक्ष आंदोलन की क्षति पहुंचाई है। तो इसमें एक उदाहरण लेके हम देखते हैं
भारत वर्सेस पाकिस्तान। आपको पता है आए दिन भारत और पाकिस्तान में युद्ध छिड़ा रहता है, जिसकी वजह से कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन की प्रतिष्ठा को क्षति पहुंची है भारत और पाकिस्तान के युद्ध से। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, लेकिन मैं जीता जागता एक उदाहरण देके आपको बताया हूँ कि भारत और पाकिस्तान के युद्ध से गुटनिरपेक्ष आंदोलन की प्रतिष्ठा को बहुत ज़्यादा क्षति पहुँचती है। ये पॉइंट समझ आ गया होगा आई होप। दूसरा पॉइंट समझने की कोशिश करते हैं कि गुटनिरपेक्ष के सदस्य देशों में आपसी समन्वय देखने को नहीं मिलती है। जैसा कि इसमें भी एक एग्जाम्पल लेके हम देखते हैं अफगान संकट। आपको याद होगा मैंने पढ़ाया था पिछले पार्ट फर्स्ट में, मैंने आपको बताया था अफगान संकट के बारे में 1979 में। तो अफगान संकट में क्या था कि अगर ये भी अफगानिस्तान जो था गुटनिरपेक्ष आंदोलन में शामिल था, अगर सब देश चाहते तो अफगान संकट नहीं होता। लेकिन आपसी समन्वय जो है ना, गुटनिरपेक्ष आंदोलन के जितने भी सदस्य देश हैं उनमें जो आपसी समन्वय है वो देखने को नहीं मिलता है। साफ सीधा इसका ये, अगर आपसी समन्वय देखने को मिलता तो अफगान संकट नहीं होता। और तीसरा पॉइंट देखते हैं हम, गुटनिरपेक्ष देशों के संसाधनों पर सामूहिक स्वामित्व तो नहीं है। गुटनिरपेक्ष देश हैं सभी, उनके जितने भी संसाधन हैं उन पे जो है सामूहिक स्वामित्व नहीं है, सबका अपना अपना रहता है, अपना अपना यूज़ करते हैं। ये नहीं कि सामूहिक स्वामित्व अगर रहता तो ज़्यादा विकसित स्तर पे रहते। और एक पॉइंट है इसमें कि गुटनिरपेक्ष देशों को अविकसित और गरीब समझा जाता है, लेकिन अभी ऐसा बिल्कुल नहीं है। जैसे कि आपको बता दूं मैं एग्जांपल देके, इंडिया एंड ब्राज़ील और इंडिया, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका, जापान, ETC एटसेट्रा और भी देश हैं। ये सब ऐसे देश हैं जो उभरती हुई अर्थव्यवस्था, उभरती हुई विकासशील देशों की गिनती में इन्हें गिना जाता है। लेकिन इसमें क्या है कि गुटनिरपेक्ष देशों को अविकसित और गरीब समझा जाता था, परंतु आज ऐसा नहीं है। हमें लास्ट है NIU और परमाणु प्रतिबंध संधियां। इस क्षेत्र में लास्ट ये 2 पॉइंट है, टॉपिक है, इसको हम समझते हुए चलते हैं, ज़्यादा कुछ है नहीं, इसको समझाते हुए चलता हूँ आपको। तो NIU नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था, जैसे कि मैंने आपके समक्ष रख रखा है इस पॉइंट को। तो इसमें क्या था कि 1972 में, डेट याद रखना, ये जरूर पूछता है, 1972 में संयुक्त राष्ट्र ने यूएनओ के व्यापार और विकास से संबंधित सम्मेलन हुआ। क्या हुआ कि यूएनओ ने एक व्यापार और विकास से संबंधित सम्मेलन किया 1972 में। उसमें क्या हुआ, एक शीर्षक था, उसने रिपोर्ट प्रस्तुत किया कि विश्व व्यापार और वैश्विक व्यापार प्रणाली में सुधार होना चाहिए। जैसे कि मैंने मेंशन कर रखा है, आप देख सकते हैं, वैश्विक व्यापार प्रणाली में सुधार का प्रयास किया गया। एक रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया था एक शीर्षक के द्वारा 1972 में जो रिपोर्ट सम्मेलन हुआ था, इससे संबंधित, व्यापार और विकास से संबंधित। 1 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से कि कब लागू किया गया, 1972, किससे संबंधित, व्यापार और विकास से संबंधित सम्मेलन हुआ था यूएनओ के द्वारा, और एक रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया था जिसमें बात क्या रखी गई थी, तो वैश्विक व्यापार प्रणाली में सुधार को लेकर। चलो आगे चलते हैं। ये किस लिए था, ताकि धनी देश द्वारा अल्प विकसित देशों का शोषण ना हो सके। इसमें 3 मुख्य बातों का जिक्र था। ये हम आगे, ये नहीं पूछता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, अगर सब्जेक्टिव की पेपर रहता तो ये क्वेश्चन बन सकता था, लेकिन अभी तो ऑब्जेक्टिव पेपर है, इसलिए 3 पॉइंट दे सकता है, पूछ लेगा किससे संबंधित है, तो हमारा आंसर रहेगा न्यूज, यानी नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था से। तो मैं 3 पॉइंट देख लेते हैं ताकि हमारा ध्यान में रहे, क्योंकि अभी कथन प्रकार में क्वेश्चन पूछते हैं तो लेके चलते हैं। विकासशील देशों को उनके अपने प्राकृतिक संसाधनों पर पूर्ण नियंत्रण हो। समझो, जो अल्प विकसित देश हैं, या विकासशील देश हैं, उनके जो अपने प्राकृतिक संसाधन हैं, उनके जो भी संसाधन पे सीमित है, उस पे जो नियंत्रण है उनके पे स्वामित्व जो है उनका पूर्ण नियंत्रण हो उस पे। ये देखो लिखा पड़ा है, विकासशील देशों को उनके अपने प्राकृतिक संसाधन पर पूर्ण नियंत्रण, उनका स्वामित्व उस संसाधन पर अपना हो। ठीक है, समझ गए। दूसरा पॉइंट है, पश्चिम के बाजार तक उनका पहुंच हो सके ताकि उनको व्यापार में अधिक फायदा हो सके। इसे समझो, जो पश्चिम के बाजार है, अमेरिका की तरफ जो भी बाजार है,
उनके तरफ जो विकासशील अल्प विकसित देशों का जो पकड़ है वो होना चाहिए, यानी पहुंच हो सके वहां तक उनकी, ताकि उनको व्यापार में अधिक से अधिक फायदा कमा सके, अधिक से अधिक उनको पूंजी प्राप्त हो। एंड तीसरा पॉइंट है पश्चिम देशों से आने वाले प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी की लागत में टैक्स कम हो। इसको समझो, पश्चिम देश से जो भी टेक्नोलॉजी आ रही है उसकी जो लागत हो वो बहुत कम हो। ये तीसरा पॉइंट, इसमें 3 मेन बातें मेंशन थी, मैंने 2 बता दी। ये तीसरा पॉइंट था कि पश्चिम देश से आने वाले प्रौद्योगिकी की लागत कम हो। अल्प विकसित देशों का अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संस्थानों में भूमिका बढ़ेगी। अब इसका मतलब क्या है भाई, कोई रिपोर्ट प्रस्तुत किया तो कोई इसको सोच समझ के किया, वैसे क्या लिखा था, ताकि धनी देशों द्वारा अल्प विकसित देशों का शोषण ना हो सके। तो इससे होगा क्या, अगर जो शोषण नहीं हुआ तो उससे फायदा क्या हुआ, NIO का लाने का फायदा ये हुआ कि अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संस्थाओं में विकासशील या अल्प विकसित देशों का भूमिका बढ़ेगा, जिससे कि अधिक से अधिक वो पूंजी कमा सकेंगे, विकसित देश के मुकाबले खड़े हो सकेंगे। यही सब इसका NIO बनाने का फायदा था। और हमारा लास्ट टॉपिक है जो शीतयुद्ध के दौर के चैप्टर में, वो परमाणु प्रतिबंध संधि 1960 के दशक पूछेगा क्वेश्चन, ये ध्यान रखिएगा। 1960 के दशक 1960 के दशक में दोनों महाशक्तियां थी, एक अमेरिका और एक सोवियत संघ। दोनों महाशक्तियां ने परमाणु प्रतिबंध संधियां पे कुछ संधियों पे हस्ताक्षर किए दोनों ने मिलकर कि भाई परमाणु को प्रतिबंध करो, बनाओगे ज्यादा दिक्कत आएगी आगे चल के। तो फर्स्ट क्या था कि परमाणु प्रतिबंध परीक्षण संधि, पहले याद रखना है सब, एनपीटी नहीं है, परमाणु अप्रसार संधि NPT, परमाणु प्रक्षेपास्त्र संधि, ये 3 जो संधियां थी इस पे हस्ताक्षर किए थे दोनों महाशक्तियां ने। महाशक्ति कौन कौन था तो आपको पता है, USSR वर्सेस USA, ये 2 महाशक्तियां थी उस समय की, दोनों ने मिलकर इस पे संधियां की थी। इसमें LTBT है, CTBT है, स्टार या फिर NCERT के बुक के लास्ट पेज में लिखा पड़ा, लेकिन इससे क्वेश्चन पूछा नहीं जाता क्योंकि तो और ऑब्जेक्टिव है, आपको कितने बार बता चुका हूं मैं। हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। इससे पहले मैंने पार्ट 1 डाला था, अगर आप हमारे वीडियो पे नए हैं तो आप पहले पार्ट 1 देखिए, उसके बाद पार्ट 2 आके देखिए, तब जाके आपको समझ आएगा। आपका मैं दावा कर सकता हूँ कि ज़्यादा स्कोर कर पाओगे आप इसमें। इसको अगर वीडियो को पढ़ते हो तो अगले हम में आएंगे तो हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बस लेके आएंगे इस चैप्टर पे। हम दूसरा चैप्टर बनाएंगे, जब भी दूसरा चैप्टर अपलोड होगा वो 2 ध्रुवीयता का अंत आएगा, एंड ऑफ 2 बायोप्रिटिंग। ओके, लाइक एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को दबाना मत भूलिएगा।